चलो कोई बात नहीं। अब ना नया हेडिंग डालो, आवेग संवेग प्रमेय। आवेग संवेग प्रमेय। हाँ लिख लो, सब कुछ इम्पोर्टेंट है। अभी सब कुछ पढ़ो, जब एग्जाम की बारी आएगी ना, फाइनल एग्जाम, तब बताएंगे क्या पढ़ना है क्या। समझ में आया नहीं आवेग क्या है? फल इनको समय होता है। ठीक है, ओके। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। समय के अंदर 3 और 4 न्यूटन की गति के द्वितीय नियम का गणितीय रूप है। लिखवाया हूं ना? लिखवाया हूं, देखो लिखवाया। चल तो वहां पे क्या लिखवाया हूं मैं? एफ फैक्टर इक्वल टू क्या है? डेल पी अपॉन डेल टी। लिखवाया हूं, लिखवाया ना? ठीक है, यहाँ से क्या करो आप, डेल टी को इधर ट्रांसफर करो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एफ फैक्टर डॉट डेल टी हो जाएगा ना, इक्वल टू क्या है? डेल टी वेक्टर। ठीक है, अब मेरे को बताओ बल का आवेग, मतलब कि आवेग बोले या बल का आवेग बोले, आवेग बराबर क्या होता है? एफ इंटू डेल। आप इस पे इक्वेशन मान लेना, समीकरण नंबर। ठीक है, जे इक्वल टू एफ इंटू डेल टी का मान समीकरण एक में रखना। चलो कुछ एफ डॉट डेल टी क्या है? जे वेक्टर है ना? जे वेक्टर अभी लिखे हो, आवेग क्या है? लिखे हो ना? लिखे हो कि नहीं लिखे हो? लिखे हो। चलो इसको मान लो, तो क्या हो जाएगा? जे वेक्टर इज इक्वल टू डेल टी वेक्टर हो जाएगा ना? अब मेरे को बताओ, ये जे वेक्टर डेल टी वेक्टर लगता है, जे क्या है? आवेग है, डेल टी क्या है? संवेग है। ठीक है, दोनों में क्या निकल गया? रिलेशन निकल गया। देखो तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग? बल का आवेग। हाँ, डेल टी नीचे का, इसको क्या कर दिए? 3 मल्टीप्लाई किए। 3 मल्टीप्लाई आता है ना, इधर अगर भाग में हो तो इधर जाके क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई में हो जाता है, तो फिर टू डेल टी हो गया, इक्वल टू क्या हो गया? देखो बताओ, आपको ये पहले से पता है जे का मान कितना होता है? अभी लिखवाना आवेग का डेफिनेशन। ठीक है, आवेग में क्या लिखवाया था? जे वेक्टर इज इक्वल टू एफ इंटू डेल टी। लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? लिखवाया था ना? तो यहाँ पे क्या है? एफ वेक्टर डॉट डेल टी। तो यहाँ पे क्या है? जे है ना, उसी के बराबर है ना, तो इसके बराबर में जे पुट नहीं कर सकता? कर सकते हो ना, तो इसके जगह क्या पुट किया बेटा? जे। तो जे इज इक्वल टू कितना आ गया? डेल हो गया। ठीक है, यही था आवेग संवेग। यहाँ पर क्या लिखोगे? बल का आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन। चलो तो क्या लिखोगे? निष्कर्ष क्या निकला है इसका? निष्कर्ष निकला है किसी बल का आवेग उस बल द्वारा उत्पन्न संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, ये क्या है? बल का आवेग है, आवेग है नहीं, तो आवेग क्या होता है? संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। ये दोनों बराबर है ना, तो क्या बोलोगे? आवेग संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। तो ये निकल के आवेग संवेग होते हैं। ठीक है, तो इसका थ्योरी नीचे में लिखना है। क्या लिखोगे? पता। ठीक है, ऐसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लगाना। फिर क्या लिखोगे? बल का आवेग, बल का आवेग संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। बराबर होता है। ये मेरे हिसाब से रटना नहीं पड़ेगा, ये एक्सप्लेनेशन पूरा यहाँ पे दिया हुआ है।
ठीक है, ये क्या है, बल का आवेग है ना, तो आवेग क्या है, संवेग में परिवर्तन के बराबर, ये लिखा है नीचे में, बल का आवेग क्या है, संवेग में परिवर्तन के बराबर। ठीक है, आप आवेग संवेग प्रमेय बोलेंगे ना, तो यही है वो प्रमेय। ठीक है, ये है क्या है, प्रमेय। लेकिन आपको इतना प्रूफ करना पड़ेगा। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और नियम ही पूछा गया है, और इतना ही लिख के आना होता है। ठीक है, 1 नंबर में भी आता है, कभी कभी 2 नंबर में भी आता है। तो 1 नंबर में सिर्फ डेफिनेशन लिख के आना, और 2 नंबर में आए तो मैं जो लिखवा रहा हूँ वो लिख के आना। ठीक है, चलो यहाँ पर बोला गया है ना, यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो उसका कुल रैखिक संवेग क्या रहता है, नियत रहता है। अब मेरे को बताओ ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें फोर्स और संवेग दोनों का रिलेशन रहता है। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ में ये फोर्स पढ़े, ये फार्मूला पढ़े, मेरे बाद आपने ये इस्तेमाल करते हैं। ऐसा प्रिंसिपल कितना होता है, डेल पी अपॉन डेल होता है ना। ठीक है, तो इसमें क्या है, संवेग भी है और बल भी है, और आपका परिभाषा भी एक हो रहा है ना, किसी निकाय पर कोई बाह्य बल क्या हो गया, फोर्स। ठीक है, ना लगाया जाए तो उसका रैखिक संवेग क्या रहता है, नियत रहता है। अब बात बोला गया है कि ना लगाया जाए, बोला है ना, तो मान के चलिए यदि किसी निकाय पर बाह्य बल कार्य रखना है, यदि किसी निकाय मतलब होता है बेटा पिंड या बॉडी। ठीक है, इसी को क्या बोलोगे आप लोग, पिंड। पिंड समझते हो नहीं। ठीक है, यदि किसी निकाय पर, ठीक है, यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य न लगाया जाए, तब क्या हो जाएगा, देखो कोई बाह्य बल नहीं लगाना है, मतलब क्या हो गया, फोर्स का मान 0। अब मेरे को बताओ यहाँ पर मैं फोर्स का मान 0 पुट करता हूँ। ठीक है, तो हाँ, तो यहाँ पर देखना अगर फोर्स का मान 0 पुट करूँगा ये ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर फोर्स का मान 0, ध्यान देना यहाँ पे मैं क्या पुट करूँ, 0 इक्वल टू कितना हो गया, डेल टी अपॉन डेल टी, ये वेक्टर है। ठीक है, डेल टी किधर ट्रांसफर करो तो कितना हो जाएगा, 0 इंटू डेल टी इक्वल टू कितना हो गया, डेल टी वेक्टर हो जाएगा ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो क्या हो गया, 0। तो क्या हो गया, संवेग का मान क्या हो गया, 0 आया कि नहीं आया। ठीक है, तो यही परिभाषा बोला गया है। ठीक है, परिभाषा आपको यही कहता है, यदि किसी निकाय पर कोई भी बाह्य बल न लगाया जाए तो उसका कुल संवेग समय क्या रहता है, नियत रहता है। ठीक है, समय का मान क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब कि बॉडी जहाँ है वहीं पे है, उसका पूरा रैखिक समय उसके पास संरक्षित है। क्यों संरक्षित है, क्योंकि इस बॉडी में किसी भी प्रकार का बाह्य बल नहीं लगाया गया है। ठीक है, अगर ये बुक यहाँ पर है तो इसका पूरा संवेग क्या है, संरक्षित है, जब तक इस बुक पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है, अगर कोई बाह्य बल लगाऊंगा तभी ये बुक खसक के आगे बढ़ेगा, अगर खसक कर आगे बढ़ रहा है इसका मतलब इसका संवेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, अगर ये बुक आगे नहीं बढ़ रहा मतलब इसका संवेग क्या है, नियत है। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं, जब भी इस नियम की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, फोर्स का मान क्या होगा, तो 0 होगा, और रैखिक संवेग का मान भी क्या होगा, 0। यहाँ पर मैं बॉडी मान के चलता हूँ बेटा A। ठीक है, इस बॉडी को मैं क्या मान के चलता हूँ, ये किस वेग से गतिमान है, q1 वेग से गतिमान है। ठीक है, इसका मान क्या है बेटा, f। एक और बॉडी लेके चलता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसको मैं क्या मान के चलता हूँ, q2 वेग से गतिमान है। ठीक है, इसमें भी वेक्टर, वेग को वेक्टर क्यों लगा रहा हूँ, ये बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है, और इसका द्रव्यमान क्या मान के चलते हैं, अब ये कंडीशन कब का है, संघट्ट से पूर्व का है। संघट्ट क्या है बता दो, ये आता है सर हाँ सर संघट्ट के क्या है, पूर्व का मतलब ये तब का है जब दोनों बॉडी क्या है, अपने अपने वेग से चल रहे हैं लेकिन एक दूसरे से टकराए नहीं है, तब का है, टकराए नहीं है। ठीक है, तब का है, अगर दोनों बॉडी एक दूसरे के वेग से चल रहे हो अलग अलग वेग से, ठीक है, तब का है जब टकराए नहीं है। दूसरा कंडीशन क्या होता है, एक बॉडी ये है, क्या है ए, ठीक है, अब टकराने के पश्चात देखो स्टार्टिंग संगठन में है, संघट्ट है। संघट्ट का मतलब होता है बेटा टकराना, ठीक है, क्या होता है, टकराना। ठीक है, तो यही चीज है, अगर दो बॉडी है यहाँ ये अलग अलग वेग से गतिमान है, ठीक है,
देखो अगर ये ए है, ये क्या है, बी है, ये अलग अलग वेग से गतिमान है, ठीक है, तब तक तो ठीक है। तो ये क्या है, अभी तक दोनों अलग अलग वेग से गतिमान है ना, तो ये टकराए नहीं है। जब तक टकराएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, संघर्ष से पूर्व कंडीशन। अगर ये दोनों बॉडी चल रही है, ठीक है, आगे आगे क्या हो रहा है, एक निश्चित जगह में क्या हो जाता है, दोनों बॉडी जाके टकरा जाती है, ठीक है। और टकराने के बाद भी क्या होता है, खुद ये किसी न किसी वजह से चलती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, संघर्ष के पश्चात अभी होती है ये बॉडी, ठीक है, इस पे फोर्स लगाएगी, ठीक है, ये बॉडी किस पे लगाएगी, बी पे फोर्स लगाएगी, और ये बॉडी किस पे फोर्स लगाएगी, इस पे फोर्स लगाएगी। देखियो ना, कभी दो चीजें जब टकराती ना, अगर दोनों एक ही दिशा में भी हो ना, ऐसे ऐसे चल रहे हो, ठीक है, अगर एक दूसरे से टकरा तो क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे के फोर्स का विरोध करते हैं। जब ये बॉडी ऐसे जा रही हो और इससे अगर टकरा जाए तो टकराने के बाद क्या इसी दिशा में आगे बढ़ेगी, क्या है, नहीं, इसके फोर्स की वजह से क्या होगा, इसको झटका पहुंचेगा, थोड़ा से पीछे आने की कोशिश करेगा, ठीक है। अगर इसका फोर्स ज्यादा हो सके तो डिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन फिर भी इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, जिस वेग से चल रही है उसी वेग से नहीं चलेगी, ठीक है। अगर ये अत्यधिक वेग से चल रही हो तो टकराने के बाद क्या हो जाएगा, इसका वेग कम हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और अगर ये कम वेग से चल रहा हो, ठीक है, मान के चलिए कितना चल रहा है, 10 मीटर प्रति सेकंड वेग से चल रहा है, ठीक है, और ये कितने चल रहा है, 5 मीटर प्रति सेकंड वेग से चल रहा है इनके साथ, ठीक है। बी वाला किसमें चल रहा है, 5 मीटर प्रति सेकंड वेग से, ए वाला किसमें चल रहा है, 10 मीटर प्रति सेकंड वेग से, ठीक है। मतलब ये कम रफ्तार से चल रहा है, ज्यादा रफ्तार से चल रहा है। तो मेरे को बताओ, ये बॉडी जब इससे जाके टकराएगी तो इसका वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, टकराने की वजह से। क्यों कम हो रहा है भाई, सामने में क्या हो गया, अवरोध उत्पन्न हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, तो इसका वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, चाहे जितना भी कम हो। लेकिन क्या इसका वेग वही रहेगा, नहीं, अभी ज्यादा ताकत से अगर कुछ चीज टकराई इस पे तो इसका वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब क्या किया, ये अपना वेग किसको दे दिया, इसको दे दिया, तो ये क्या करेगा, और अधिक गति से आगे बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। देखे होंगे जब कार एक्सीडेंट होता है, साइकिल एक्सीडेंट, कुछ भी होता है, जिस वेग से चला रहा है कार से टकराता है तो अधिक वेग से लगता है कि नहीं लगता है। संघर्ष नहीं देखो, एक्सीडेंट होता है तो देखो, कहीं पे नहीं देखे होंगे, एक्सीडेंट होता है कभी ना, तो ऐसे होता है। आप गाड़ी जितने भी स्पीड से चला रहे हो, पीछे वाला ट्रक वाला जो ड्राइवर रहता है या बस वाला रहता है, बहुत ज़्यादा तेज से आता है, टकराते हैं। साइकिल का होता है, ट्रक का बहुत सारा होता है, तो वहाँ भी एक कोलिजन होता है, संघर्ष होता है, ठीक है। वहाँ संघर्ष का भी अच्छा एग्जाम्पल है, वो भी है, ठीक है। एक है, अगर आप जिस रफ्तार, आप 60 की स्पीड से चल रहे हो, पीछे वाले गाड़ी का ब्रेक फेल हो रहा है, आगे टकराता है ना, तो जो पीछे वाली गाड़ी तो उसका स्पीड क्या होता है, ज़्यादा रहता है, इस वजह से तो वहाँ भी कोलिजन होता है, टकराता है, अधिक वेग से लगने लगता है। हाँ, कांच के गोले कंचे एकदम सही, कंचे लेते हो ना, तो कंचे क्या होता है, लेकिन वो दोनों मोशन में नहीं रहते हैं, लेकिन अच्छा एग्जाम्पल है। होता क्या है, ऐसे कंचे से बीच में सेंटर में कंचा रखा हुआ है, ऐसे मारते हो ना, तो आप क्या करो, अपने कंचे में फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, तो दूसरे कंचे से जो स्टेबल है उस कंचे से टकराते हैं, क्या होता है, अपना फोर्स किसको दे देता है, दूसरे कंचे को दे देता है ना, और वो कंचा बाहर निकल जाता है। लेकिन आपका कंचा भी कहीं ना कहीं छटक जाएगा, वहाँ पे खड़ा हो जाता है, क्या होगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हाँ, रुक जाता है, रुकता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, वहाँ पे गड्ढा उड्ढा रहता है तो रुक जाता है। देखना, स्टार्टिंग में हमारे पास दो अलग अलग द्रव्यमान थे, एक M1 था, एक क्या था, M2 था, ठीक है। तो ये होता क्या था, ए और बी दो वस्तुएं थी ना, दोनों का क्या द्रव्यमान अलग अलग था, तो ये संघर्ष से पूर्व का कंडीशन है, मतलब कि ए जो बॉडी है ये निश्चित वेग से गतिमान है, u और वेग से, बी बॉडी है ये भी निश्चित वेग से गतिमान है, u2 वेग से, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन लेते हैं, ये क्या है, संघर्ष से पूर्व का कंडीशन है। अब देखना संघर्ष से पश्चात, ठीक है। अब देखना दोनों वही बॉडी है, अभी भी ये क्या है, बॉडी ए है, ये वही बॉडी बी है, इसका द्रव्यमान अभी भी वही है, इसका द्रव्यमान वही है। क्यों द्रव्यमान से ऐसे में याद रखना के साथ, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आपका द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलेगा, ठीक है। अगर टकराने से पहले आपका द्रव्यमान वही था, इस बॉडी का द्रव्यमान वही था, तो टकराने के बाद ही क्या होगा, उसका द्रव्यमान वही रहेगा, कभी भी द्रव्यमान नहीं बदलता है। कंचे में देखते नहीं, एक कंचे से दूसरे कंचे जब टकराता है तो क्या टकराने के बाद वजन कम हो जाता है, तो नहीं होता ना, वैसे का वैसे रहता है ना। तो यही है, इसमें क्या होता है, बॉडी दोनों अलग अलग वेग से चल रही थी, ठीक है, संघर्ष से पूर्व कंडीशन जब तक नहीं टकराया था, टकराने के बाद भी इसका क्या हो जाएगा, अगर टकराने के बाद कंडीशन देखना, तो अगर इसका वेलोसिटी स्टार्टिंग में u1 था, ठीक है, तो यहाँ पर टकराने के बाद कोई ना कोई इसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी, वेग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा।
मैं मान के चलता हूँ इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाता है, v1 हो जाता है। वेग चेंज होने के बाद और इसका क्या हो जाता है, v2। ठीक है, तो क्या होता है याद रखना, कभी भी द्रव्यमान चेंज नहीं होगा, क्या चेंज हो जाता है, वेलोसिटी चेंज हो जाता है। ठीक है, टकराने के बाद ये डिफरेंट वेलोसिटी से चलने लग जाती है और ये भी डिफरेंट वेलोसिटी से। अगर ये अधिक वेग से चल रहा होगा टकराने के पहले, ठीक है, तो ये कम वेग से चलने लग जाएगा, और ये कम वेग से चल रहा होगा टकराने के पहले अपना फोर्स देगा तो ये अधिक वेग से चलने लग जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन हो सकते हैं, संघर्ष के पूर्व के पश्चात और क्या होगा, संघर्ष के पश्चात। ठीक है, यहाँ ध्यान देना, यहाँ लिखेंगे संघर्ष के पूर्व, संघर्ष के दोनों वस्तुएं का कुल संवेग, क्या लिखोगे, का कुल संवेग। चलो क्या लिखोगे, जो अभी तक लिखे थे वही लिखना है। क्या लिखोगे, m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2। ठीक है, ये हो गया। आप संघर्ष के पश्चात बोलेंगे तो क्या लिखोगे, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2। इतना अभी तक तो समझ में आ गया, इतना आया, कितना समझ में आ रहा है, इतना तो आया होगा अभी तक। ठीक है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में है ना। ये क्या है, आपका वस्तु ए है, ये क्या है, बी है। ठीक है, तो ध्यान देना, जब भी वस्तु एक दूसरे से टकराएंगी, जब ये वस्तु क्या करेंगी, एक दूसरे से टकराएंगी, तो वस्तु ए जब बी से टकराएगी तो ए क्या करेगी, बी पर फोर्स लगाएगी। क्या लगाएगी, बल लगाएगी, लगाएगी ना। ठीक है, तो क्या बी ए पर बल नहीं लगाएगी, क्या लगाएगी ना। ठीक है, तो जिस कंडीशन में ए बी पर फोर्स लगाएगी, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, जब क्या करेंगे, ए बी पर फोर्स लगाएंगे तब इसे लिखेंगे F21। ठीक है, ए के द्वारा बी पर लगाया गया फोर्स, ऐसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, दूसरे कंडीशन में क्या हो जाएगा, जब बी किस पे लगाएगी फोर्स, ए पर लगाएगी, तो इसको कैसे लिखेंगे, F1। ठीक है, 2 के द्वारा 1 पर लगाया गया। ठीक है, बी ए में कैसे फोर्स लगाना है, बी ए में कैसे फोर्स लगाते हैं, इससे एग्जाम्पल अच्छा बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान देना, इधर ना चेतना और भूमिका को लेते हैं। ठीक है, दोनों को दोनों ना कभी सर ऐसे दोनों ऐसे पकड़ना, ऐसे ऐसे हिलाना सर को, और एक दूसरे से सर टकराना। ठीक है, मेरे को बताओ, चल तू ही सर हिला के टकरा के देखना, मेरे को बता, तेरे को चोट लगेगी, उसको चोट लगेगी, तुमको लगेगी, उसको नहीं लगेगी, उसको भी लगेगी ना, नहीं टकरा के देखिए। चलो चलो टकराओ तुम, अच्छा तो भी टकराना ना। हाँ, ये रो देगी, मैं रोऊंगी, ये रो देगी, मैं बेटा दोनों को इक्वल लगे, क्या लगे, दोनों को इक्वल चोट लगेगी, जितना चोट भले तू कितना ताकत लगे। मुक्का, ठीक है भाई, बता दो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ऐसे सर हिलाना, दोनों को दोनों एकदम से टकराना। वही है जो पूछ रहे हो ना अंकिता, तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल है बेटा। अगर ये इस पर फोर्स लगाएगी ना, तो क्या वो इस पर फोर्स नहीं लगाएगी, उतना ही फोर्स लगेगा। ठीक है, तो अगर दो बॉडी एक दूसरे से टकराती है ना, जो जितना फोर्स पहला बॉडी दूसरे बॉडी पे लगाती है, उतना ही फोर्स दूसरे बॉडी पहले बॉडी पे लगाती है। ठीक है, फोर्स कैसे लगेगी, ठीक है, आपको चोट कैसे, आप किसी ऊंचाई से फर्श पे कूदते हो, मान के चलिए, ठीक है, आपको चोट कैसे लगती है, आप क्या करते हो, फर्श के ऊपर ताकत लगाते हो, तो फर्श तो निर्जीव हो, कैसे ताकत लगाए, यही माइंड में आता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, स्थिर है नीचे, लेकिन प्रकृति का नियम यही कहता है, न्यूटन का फॉर्मूला क्या कहता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। पृथ्वी में जितनी सारी चीजें हैं, ठीक है, आप किसी भी चीज में जितना फोर्स लगाओगे उतना ही फोर्स वो चीज आप पर लगाएगी। ठीक है, यही कहता है न्यूटन फॉर्मूला। सेम रीजन है, ये बॉडी अगर इस बॉडी से टकराएगी तो ये बॉडी इस बॉडी पर जितना फोर्स लगाएगी वो बॉडी भी इस पर इतना ही फोर्स लगाएगी। ठीक है, साइकिल भी चलाते हो, पैडल मारते हो ना, ठीक है, तो पैडल आप मारते हो तो पहिया कब घूमता है, जब प्रॉपर फोर्स मिलता है। ठीक है, तो आप जितना फोर्स उस पर लगाते हो, पहिया भी क्या करता है, उतना फोर्स पीछे की ओर लगाता है, तब आगे बढ़ता है। ठीक है, तो यही रीजन है। एक जब फोर्स लगाएगी बी पर, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या लेंगे, F12, अगर बी फोर्स लगाएगी ए पर क्या लेंगे, F21। लेकिन अगर जी इसका डायरेक्शन क्या है, दोनों का पहले डायरेक्शन सेम था,
ध्यान देना, इन दोनों का केंद्र क्या था पहले, सेम डायरेक्शन में था, ठीक है। तो ए अगर बी पे फोर्स लगाती है, इधर देखो इन दोनों का क्या था, डायरेक्शन सेम था, सेम डायरेक्शन में है, तो ए अगर बी पे फोर्स लगाती है मतलब इसका डायरेक्शन वही है, आगे बढ़ रहे हैं ना, तो सेम डायरेक्शन में है, तो इसको लेंगे हम लोग पॉजिटिव, ठीक है। जब बी ए पर फोर्स लगाएगी तो इसका डायरेक्शन तो वही था, लेकिन टकराने के बाद क्या होता है, ये इस पे फोर्स लगाना शुरू करती ना, उस कंडीशन में इसको हम लोग नेगेटिव करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि बी ए पे फोर्स लगाएगी, लेकिन डायरेक्शन दोनों का क्या है, सेम है, इसी दिशा में जा रहे हैं, लेकिन इसका वेलोसिटी ज़्यादा था, इसका कम था, इस वजह से टकराए ना, तो ये वाला कंडीशन भी लिखेंगे। वो 1 2 नहीं लग रहा है सर, किस लग रहा है और इस बार तो मैं 1 2 लिखा हूँ, इसीलिए तो बोल रहा हूँ, समझो इन भावनाओं को, समझो तुम लोग, लिखो इसको वैसे। हाँ तो 1 2 और 2 1 समझो, ठीक है। हम पढ़ के बताया ना 1 2 2 12 21 नहीं पढ़ना है उसको। चलो नेक्स्ट लाइन लिखते हैं, संगठन के दौरान, इसको देख लेता हूँ, तो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं नहीं हो सकता सवाल, ठीक है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा, संघर्ष के दौरान, ठीक है। संघर्ष का मतलब टकराने समय, ठीक है। संघर्ष के समय एक एफ कौन सा 2 1 बल लगा तथा डी एक पर F1 को बल लगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जा रहा है, दोनों को दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर ध्यान देना, इसको हम लोग लिख सकते हैं F12 माइनस F21 माइनस F12, ठीक है। अब ऐसा क्यों लिख रहे हैं, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत होती है, ठीक है। मतलब कि जितना फोर्स आप किसी वस्तु पर लगाओगे वो वस्तु भी उतना ही फोर्स आप पर लगाएगी, ठीक है। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से ये है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देखो, इसको पढ़ते कैसे हैं, ठीक है। जब वस्तु ए बी पर बल लगाएगी तो कैसे पढ़ेंगे, वस्तु पहले वस्तु के द्वारा दूसरे वस्तु में लगाया गया बल, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे, पहले वाले को क्या पढ़ेंगे F21, और जब दूसरा वस्तु बी जो वस्तु है ए पर लगाएगी तो उसको क्या पढ़ेंगे, दूसरी वस्तु के द्वारा पहले वस्तु पे लगाया गया बल, तो इसको पढ़ेंगे आप लोग F1, ठीक है। ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव क्या होता है, क्योंकि दोनों वस्तु का डायरेक्शन क्या होता है बेटा, सेम होता है, ठीक है। ए बी से आगे में चल रही है, बी से दिशा में चल रहा है, ठीक है। तो अगर सेम डायरेक्शन है तो पॉजिटिव बढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा तो क्या होगा, जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं, इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जब ए बी पर बल लगाएगी तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे F21, बट ये किसमें होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन जब बी ए पर लगाएगी, बी क्या करेगी, ए पर लगाएगी, तो विपरीत दिशा में लगा रही है, डायरेक्शन तो दोनों का इधर है ना, दोनों के दोनों इधर जा रहे हैं, लेकिन जब ये इस पर बल लगाएगी तो विपरीत दिशा में लगाएगी ना, उस कंडीशन में क्या हम लेंगे, हम इसको नेगेटिव लेंगे, ठीक है। यही रीजन है। इधर ध्यान दें, अब ध्यान दें, अगर मैं क्या लिखता हूँ, पहला कंडीशन लेके चलता हूँ, ठीक है। F21 लेके चलते हैं, F21 का बराबर हो जाएगा। अब ध्यान दें, यहाँ पे अभी जो पढ़ाया मैं, दो वस्तु ली थी, ये ठीक है। तो देखो ये क्या है, ये वस्तु जब जाती है इससे टकराती है, इस कंडीशन में क्या लिए थे आप लोग, F21 लिए, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई फोर्स लगता है किसी भी बॉडी, तो कोई ना कोई समय अंतराल के लिए लगता है ना, तो जितने समय अंतराल में पहली बॉडी दूसरी बॉडी से टकराती है, दूसरी बॉडी भी उतने ही समय अंतराल में पहले बॉडी से टकराती है, तो दोनों के लिए क्या होगा, समय अंतराल माइनस
अरे हाँ माइनस आएगा ना यहाँ, ठीक है अपोजिट डायरेक्शन माइनस दूर रहते हैं, यहाँ पे माइनस आएगा माइनस आएगा, ठीक है, लेकिन दोनों के लिए समांतराल क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। अब देखो F21 का हो गया, मतलब F21 क्या है, पहली बॉडी के लिए फोर्स है नहीं, तो अगर पहली बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाएगी तो मेरे को बताओ, अगर ये पहली बॉडी का आवेग निकाल रहा हम लोग तो संवेग में परिवर्तन किसमें होगा, दूसरी बॉडी में होगा ना। पहली बॉडी अगर दूसरी बॉडी से टकराती है तो दूसरी बॉडी के संवेग में परिवर्तन होता है। आवेग क्या कहता है, आवेग इस उल्टी क्या होता है, होता है ना, आवेग में क्या होता है, संवेग में परिवर्तन, ठीक है। यहाँ पर F21 इस उल्टी क्या हो जाएगा, F21 का आवेग अगर B के संवेग अब ध्यान इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, B के संवेग में परिवर्तन, जब संवेग में परिवर्तन की बात करते हैं तो हमेशा याद रखना क्या लिखते हैं हम लोग, फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हो ना, याद आ रहा है, फाइनल क्या होता है, और तो अब B का फाइनल क्या हो जाएगा, B का अंतिम क्या है, ये है ना, और इसका क्या है फाइनल, इनिशियल क्या है, है ना, तो अंतिम फाइनल माइनस इनिशियल मतलब कि अंतिम माइनस प्रारंभिक, ठीक है। तो अंतिम को पहले लिखेंगे, तो अंतिम क्या है, अंतिम देखो ये क्या लिखूँ मैं यहाँ पे, M2 वेक्टर प्लस बोलता माइनस, ठीक है, प्रारंभिक क्या है M2 माइनस B, ठीक है, क्लियर निकल गया। F21 का आवेग इक्वल टू B के संवेग में परिवर्तन, नहीं करना बस याद किया। अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग F12 का आवेग, तो किसके लिए था, F12, हाँ तो वही है ना बेटा, ये वही चीजें हैं समांतर से। F12 का आवेग लिखिए। अच्छा मेरे को बताओ आवेग इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू समांतराल, बल इनटू समांतराल होता है ना, तो ये क्या है, ये आवेग नहीं बोल सकते इसको, बोल सकते हो ना, वही तो है फोर्स तो F12 का आवेग इक्वल टू कितना हो गया, B के संवेग में परिवर्तन लिखे थे, लेकिन F12 के कंडीशन में क्या होगा, F12 मतलब B के द्वारा A पर लगाया गया फोर्स, तो उस कंडीशन में किसके संवेग में परिवर्तन होगा, A के संवेग में परिवर्तन होगा। जब B A पर फोर्स लगाएगी तो किस बॉडी में परिवर्तन होगा, इस पर। A अगर B पे फोर्स लगाती है तो इसके संवेग में परिवर्तन होगा, अगर B A पे फोर्स लगाती है तो इसके संवेग में परिवर्तन होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, A के संवेग में, चलो इसको क्या लिखूंगा मैं, F12 वेक्टर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे डेश, चलो यहाँ पे भी क्या निकलेंगे हम लोग, फाइनल माइनस इनिशियल, तो A के लिए फाइनल क्या है, A के लिए फाइनल ये M1 वेक्टर माइनस इनिशियल U1, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। यहाँ पे इसे डालना है ना, ब्रैकेट में डालना है सर करके, अब ठीक है, मान पुट करते हैं, इधर गया, इधर कहोगे पूरा, चलिए इस करते हैं, कहीं भी पुट कर देंगे, छोटा सा है, देखा जाएगा तो बड़ा होगा। समीकरण आप 1 2 3 से लिखे ना, तो समीकरण 1 में ना किसका मान पुट करोगे, 2 और 3 का, ठीक है, 2 और 3 का मान पुट करोगे समीकरण 1, तो F21 डॉट डेल्टी क्या है, ये है कि नहीं है, तो इसको यहाँ पे लेकर पुट करो, क्या हो जाएगा, M2 V2 वेक्टर माइनस M2 U2 वेक्टर, है ना, ठीक है, बराबर यहाँ पे क्या लगा, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो ब्रैकेट लगा देते हैं, फिर क्या है, समीकरण नंबर 3 देखो क्या है, M1 V1 वेक्टर माइनस M1 U1 वेक्टर, ठीक है, चलो ब्रैकेट ओपन करो, तो देखते हैं क्या हो जाएगा, M2 इसको वैसे ही रखते हैं अभी, ठीक है, माइनस M2 U2 वेक्टर इज इक्वल टू, माइनस अंदर ले जाओ कितना हो जाएगा, M1 V1 वेक्टर माइनस प्लस M1 U1 वेक्टर, ठीक है,
चलो अब कुछ दिख रहा है तो इधर ला दो। इसको उधर ले आऊंगा तो प्लस हो जाएगा ना, इसको उधर ले आऊंगा तो माइनस। हाँ चलो माइनस वाले को इधर डाल तो फर्क उधर ले जाते हैं, ठीक है। सभी माइनस माइनस वाले को पूरा प्लस करो, इधर वाले माइनस को मैं क्या रहा हूँ इधर ला रहा हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा मैं ऐसे मत लिखो, ऐसे m2 v2 को वेक्टर हो जाएगा ना, इधर वाले माइनस इधर ला तो क्या हो जाएगा प्लस m1 v1 वेक्टर बराबर, अब इसको इधर ले जाओ, ठीक है। यहाँ पर इसको पहले लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा m1 u1 वेक्टर, इधर वाले को माइनस है उधर ले जाके प्लस, प्लस करूँगा क्या हो जाएगा m2 u2 वेक्टर। चलो और कुछ दिख रहा है बढ़िया, खत्म हो गया। चलो इसको क्या करेंगे, देखो u प्रारंभिक था, u क्या था प्रारंभिक था ना, तो इसको इधर रख देते हैं, उसको उधर ले जाते हैं, वाइस वर्सा कर देते हैं, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में कर देते हैं, तो इसको कोई परिवर्तन नहीं होता है चिन्हों में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसको उधर ले जाओ, इसको पूरे स्टेप को उधर ले आओ, इसको स्टेप को उधर ले जाओ, क्या लिखूंगा मैं इसको m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा m2 v2 वेक्टर प्लस m1 u1। चलो अब इसको क्या लिखेंगे, ये निकल गया आपका फाइनल। तो ये क्या है संघट्ट के पूर्व, संवेग, संघट्ट के पूर्व संवेग बराबर कितना हो जाएगा, ये देखो ये संघट्ट के पूर्व का कंडीशन है कि नहीं है, m1 u1 और m2 v2, तो ये क्या है m1 u1 क्या है, ये भी संवेग है ये भी संवेग है, तो m1 u1 क्या था संघट्ट के पहले का कंडीशन था, ये देखो है ना, ठीक है। और ये भी क्या था, ये भी संघट्ट के पहले का था, इसके लिए भी के लिए, तो दोनों के दोनों क्या है संघट्ट के पहले का है, और दोनों के दोनों क्या है संघट्ट के बाद का है। तो संघट्ट के पूर्व का संवेग बराबर क्या हो जाएगा संघट्ट के पश्चात, तो यही कहता है रैखिक संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है। सर वहाँ पे समीकरण एक का मान 2 है, समीकरण 2 में लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा भी लिखोगे तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। लिखो तो ऐसे समीकरण 2 का मान 1 रखना है, ऐसा लिखना। चलिए समीकरण 2 व 3 का मान 1 में रखना, ऐसा भी लिखोगे तब भी चलेगा, ठीक है। चलिए ऐसा लिखने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, जब भी यहाँ पे लिखते हैं ना हम लोग समीकरण 1 2 3 4 5 6 से करके, तो इसका मतलब क्या होता है सभी का एक दूसरे से रिलेशन निकाल। रैखिक संवेग संरक्षण नियम की उत्पत्ति कीजिए, ठीक है, तभी पूर्व उत्पन्न करना पड़ेगा, या भी जैसा लिखा हूँ वैसे भी आता है। कैसा आता है न्यूटन के गति के तीसरे नियम से रैखिक संवेग संरक्षण की उत्पत्ति कीजिए, तब भी यही